हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था और मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। उन क्वेश्चंस को आप थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते रहिए और पिछले वीडियो लेक्चर्स को रिपीट करके देखते रहिए, जिससे आपकी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। अब हम आज ये देखने जा रहे हैं कि मोल कॉन्सेप्ट का सॉल्यूशंस की स्ट्रेंथ में क्या यूज है या स्ट्रेंथ सॉल्यूशन की कैसे रिप्रेजेंट की जाती है। तो यहाँ पे आज का टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशंस, या इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। पहले आप समझ लें सॉल्यूशन क्या होता है। व्हाट इज सॉल्यूशन? 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें दो कंपोनेंट मिलाए आपने, उनका रेशियो थ्रू आउट द मिक्सचर कांस्टेंट रहे और किसी भी कंपोनेंट को मिक्सअप होने के बाद सेपरेटली आप ना देख सकें, वो कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, इफ यू डिसॉल्व द शुगर इन वाटर और कॉमन सॉल्ट इन वाटर, देन शुगर और कॉमन सॉल्ट mix up in water and form the homogeneous mixture. After mixing, you cannot see sugar or common salt separately from water, even by the microscope. So it is homogeneous mixture, and the ratio of sugar and water throughout the mixture will be constant. Similarly, when you mix the zinc and copper, then you get the brass. जिंक और कॉपर को मिक्स किया जाता है तो क्या मिलता है? पीतल मिलती है। जिंक कैसा है? व्हाइट है। कॉपर कैसा है? ब्राउन है। पीतल कैसी है? येलो है। तो आपने देखा कि एक तो ये अपनी प्रॉपर्टीज को भी मिक्सअप होने के बाद चेंज हो जाती हैं दोनों की, और होमोजीनियस मिक्सचर मिल जाता है। तो आप ब्रास भी, इसको सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। ब्रास भी क्या है? एक सॉल्यूशन है। आप ये मत समझिए कि हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तभी हम सॉल्यूशन बनता है। सॉलिड सॉलिड का भी बनता है, सॉलिड लिक्विड का भी बनता है, सॉलिड गैस का भी बनता है, गैस गैस का भी बनता है। एयर क्या है? ये गैस सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट कौन सा होता है? जनरली जिसकी क्वांटिटी कम होती है। सॉल्वेंट कौन सा होता है? जिसकी जनरली क्वांटिटी ज्यादा होती है। सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वो कहलाती है स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। तो पहले हम स्ट्रेंथ को समझ लें होती क्या है। वो हमने आपको बताया, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in definite amount, amount भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन is known as स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो आप समझ गए होंगे कि सॉल्यूशन के एक डेफिनेट वॉल्यूम में या डेफिनेट अमाउंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है, या सॉल्वेंट के डेफिनेट वॉल्यूम में या डेफिनेट अमाउंट में कितना सॉल्यूट आपका डिसॉल्व है, वो कहलाती है स्ट्रेंथ। 11th क्लास में स्ट्रेंथ के कुछ लिमिटेड आपके मेथड्स आपको पढ़ने हैं और डिटेल में आप चल के 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है फर्स्ट मास परसेंटेज। मास परसेंटेज इसको हम परसेंट W/W करके भी शॉर्ट में लिखते हैं,
तो व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन? परसेंटेज का मतलब आप समझते ही हैं कि 100 ग्राम में या 100 ml में कितने ग्राम या ml आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट विल बी द परसेंटेज। तो मास परसेंटेज क्या है? अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लें तो उसमें कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज मास परसेंटेज। जैसे पीतल में जिंक 20% है, तो हम क्या लिखेंगे? इन ब्रास Zn इक्वल 20% W अपॉन W, ऑन कॉपर 80% W अपॉन W। ये किसमें? ब्रास का कंपोजिशन हो गया, मतलब 100 ग्राम ब्रास में 20 ग्राम आपका जिंक है और 80 ग्राम क्या है? कॉपर है। तो इस तरह से हम किसी भी कंपोनेंट की मास परसेंटेज लिख सकते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे मास परसेंटेज को? इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट, किसमें? ग्राम में, प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसको डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय परसेंट W अपॉन W। फार्मूला हो जाएगा मास परसेंटेज या परसेंट W अपॉन W इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ग्राम में, इंटू 100। इसको हम शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो परसेंट W अपॉन W इक्वल कैसे लिख सकते हैं? हम A सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करें और B किसको रिप्रेजेंट करें? सॉल्यूट को। तो ये हो जाएगा WB मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन MB, सॉरी WB अपॉन WA प्लस WB। WB हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, WA प्लस WB मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया, इंटू 100। इस तरह से हम शॉर्ट में इस फार्मूले को लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है 10% W अपॉन W यूरिया सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज 10 ग्राम यूरिया is dissolved in 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 100 माइनस 10 इक्वल 90 ग्राम। तो ये हो गया मास परसेंटेज, जिसमें हमें क्या करना है? आपको 100 ग्राम में सॉल्यूशन में देखना है कितना सॉल्यूट है, दैट इज द मास परसेंटेज ऑफ दैट सॉल्यूशन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा मेथड आता है सेकंड, वो है मोलैरिटी। रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, बहुत इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी। व्हाट इज मोलैरिटी? इसको 2 बूंद पिला दें। तो देखिए मोलैरिटी क्या है? व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स आप पढ़ चुके हैं, कैसे निकालते हैं? किसी सब्सटेंस का मास दे रखा है, मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो क्या निकल आते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। सो मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो कैसे डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन कर लीजिए। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स
of solute present in 1 liter of solution. It is denoted by capital M and unit is मोल लीटर इनवर्स. डेफिनेशन से आपका फार्मूला कैसे लिखेंगे? मोलरिटी इक्वल हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. किसमें? लीटर में. नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं? मास अपॉन मोलर मास. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट किसमें? ग्राम में, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास अपॉन मोलर मास हो गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम लीटर में, इनटू वॉल्यूम इन लीटर. शॉर्ट में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मोलरिटी इक्वल हो गया मास ऑफ सॉल्यूट WB अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB इनटू B इन लीटर. अगर B ml में है तो इसको लिख सकते हैं WB अपॉन MB. WB मतलब B सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम अगर ml में है तो 1000 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी मोलरिटी की फार्मूला. यूनिट हमने आपको बता ही दिया है, यूनिट है मोल पर लीटर. रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल N से. अगर किसी सब्सटेंस का 1 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, या ऐसे कह लें किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को डिसॉल्व किया वाटर में और उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम मेकअप कर दिया 1 लीटर. आप पहले से 1 लीटर वाटर नहीं लेंगे, बल्कि सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के बाद उसका वॉल्यूम कितना मेकअप करेंगे? 1 लीटर. तो उस सॉल्यूशन की होगी मोलरिटी 1. और 1m सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? मोलर सॉल्यूशन. आपको मोलर सॉल्यूशन दे रखा है, इसका मतलब क्या हो गया? 1m. डेसीमोलर, डेसीमोलर का मतलब होता है m/10. सेंटीमोलर, सेंटीमोलर का मतलब होता है m/100. मिलीमोलर, मिलीमोलर का मतलब होता है m/1000. ऐसे ही अगर बाईमोलर बोलता है तो बाईमोलर होता है 2m. मोलर मास की इक्वल मास 1 लीटर में डिसॉल्व है मोलर सॉल्यूशन. मोलर मास का 10th पार्ट 1 लीटर में डिसॉल्व है m/10. 100 पार्ट डिसॉल्व है m/100. 1000वां हिस्सा डिसॉल्व है m/1000. और मोलर मास का अगर 2 गुना सब्सटेंस 1 लीटर में डिसॉल्व है तो वो 2m सॉल्यूशन. सपोज करिए ग्लूकोज का मोलर सॉल्यूशन बनाना है. ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180 ग्राम. ग्लूकोज डिसॉल्व करिए वाटर में, डिसॉल्व करके वॉल्यूम कितना कर लीजिए? 1 लीटर कर लीजिए. दैट विल बी द मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज. 1m सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट NaCl है, मोलर मास 58.5 है. इफ यू डिसॉल्व 58.5 ग्राम NaCl in water and make up the volume 1 liter, then this will be 1m solution of common salt. तो इस तरह से हम मोलरिटी और उसका मोलर सॉल्यूशन बनाएंगे. तीसरा आता है मोलैलिटी. इसको जल्दी से नोट कर लीजिए. थर्ड हम एक्सप्रेस करने जा रहे हैं मोलैलिटी. मोलैलिटी कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैलिटी को स्मॉल m से. तो थर्ड है आपका मोलैलिटी. मोलैलिटी है स्मॉल m
थोड़ा सा अंतर है मोलैरिटी और मोलैलिटी में। क्या अंतर है? ये थे नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, और 1 लीटर सॉल्यूशन की जगह हम क्या कह रहे हैं? 1 kg सॉल्वेंट। हमने क्या बदला? 1 लीटर सॉल्यूशन की जगह 1 kg सॉल्वेंट। तो ये कहलाएगी मोलैलिटी। इसको स्मॉल m से डिनोट करेंगे और ये यूनिट हो जाएगी मोल kg इनवर्स। अब हमारा यहां मोलैलिटी की जगह मोलैलिटी जब हम लिखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह हमारा क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट, बस यही अंतर आया है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह आ गया है मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। किसमें? केजी में। तो अगर हम इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना चाहें मोलैलिटी को, तो चूंकि इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m इक्वल हो गया मास ऑफ सॉल्यूट WB अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया WA इन किलोग्राम। अगर ये मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया है तो ये हो जाएगा WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA इन ग्राम। दिस इज द फार्मूला इन शॉर्ट। अब जैसे हम मोलर सॉल्यूशन बोलते थे, वैसे ही इसमें हम मोलर सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर 1 मोल 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया जाए कोई भी सॉल्यूट, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? मोलर सॉल्यूशन होगा। द सॉल्यूशन हुज मोलैलिटी इज 1 इज कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन। तो मोलर सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया 1m। ऐसे ही डेसीमोलर m/10 स्मॉल m। यहां क्या लिखेंगे? स्मॉल m। ये स्मॉल m/10। ऐसे ही सेंटीमोलर का m/100, बाईमोलर m/2। इस तरह से मोलर था वैसे ही मोलल है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ गया मोलर एंड मोलल। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। मोलैलिटी नोट कर लिया होगा। अगला हमारा जो है वो है स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करने का नेक्स्ट जो मेथड है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन माने होता है हिस्सा। सॉल्यूशन में 2 हिस्सेदार हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। उनके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए और फिर हमें जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, मतलब मोलों के रूप में उसकी हिस्सेदारी निकालनी है, तो उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। आपके फैमिली में आप 3 भाई बहन हो, आपकी जो पूरी प्रॉपर्टी है वो एक हिस्सा है। 3 भाई बहन हो तो आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा कितना हो गया? 1/3। समझ गए ना? ऐसे ही सॉल्यूशन एक पूरा फ्रैक्शन 1 मान लें, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, फिर उसमें फ्रैक्शन निकाल लीजिए, उनकी हिस्सेदारी निकाल लीजिए, और मोल फ्रैक्शन का जो सम आएगा वो हमेशा कितना आएगा? 1। इसको डिफाइन कैसे करेंगे मोल फ्रैक्शन को? इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
एनी वन ऑफ द कंपोनेंट कंपोनेंट मतलब घटक, कौन से घटक हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एनी वन ऑफ द कंपोनेंट टू द total number of moles of all the components present in solution. It is denoted by X. X. मान लिया सपोज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये है, मान लीजिए NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ये हो गया Na, तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, टोटल मोल्स हो जाएंगे Na प्लस Nb। अब जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A ये हो कहलाएगा XA, तो उसके मोल्स Na अपॉन Na प्लस Nb, मोल फ्रैक्शन ऑफ B ये XB इक्वल हो जाएगा NB अपॉन Na प्लस NB प्लस Na प्लस NB। अगर तीन कंपोनेंट होते A B C तो C का भी निकाल लेते मोल्स, और वो हो जाता फिर नीचे Na प्लस NB प्लस NC। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगर किसी सॉल्यूशन में दो से ज्यादा कंपोनेंट हैं तो जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में वो अकेला सॉल्वेंट होगा, से सारे सॉल्यूट माने जाते हैं। तो ये तो हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि XA प्लस XB इज ऑलवेज 1। जितने भी कंपोनेंट है, अगर 3 होते तो XA प्लस XB प्लस XC इक्वल 1। मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा 1 होता है। तो एक का निकाल लिया तो XB निकाल लिया, तो XA इक्वल 1 माइनस XB हो सकता है, या XB इक्वल हो सकता है 1 माइनस XA। दूसरी बात यहाँ एक और समझ लें कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल दिए जाएंगे। Na इक्वल हो जाएगा WA अपॉन MA, मास अपॉन मोलर मास, और NB इक्वल हो जाएगा WB अपॉन MB। WA मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। जब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, देन यू गेट द मोल फ्रैक्शन। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो मोल फ्रैक्शन के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चार जो मेथड आपको बताए सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के, इन सभी के नोट्स बनाइए, इनको रिवाइज करिए, बिल्कुल इनको बाय हार्ट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले आपके स्ट्रेंथ्स हैं। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन बहुत ज्यादा यूज होते हैं, मास परसेंटेज भी बहुत यूज होती है। तो ये बाय हार्ट बिल्कुल कर लीजिए, और इसके लिए 2-4 बार आप इसको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये काम करिए, फिर आगे इनके हम न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। थैंक यू।